दोस्तों नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। अक्सर हम भारतीय संविधान की जब हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं, तो उसमें से एक विषय होता है कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो क्या हैं, किन स्रोतों से भारतीय संविधान की जो विविध जो संविधान के पक्ष हैं वो लिए गए हैं, प्रेरित हैं। इस तरह की बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम लगातार इन विषयों का अध्ययन करते आए हैं। अगर आप भारतीय संविधान को देखें तो इतना विशाल संविधान है, इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहते हैं और इतना बड़ा संविधान बनाने में कहा जाता है 2 साल से भी ज़्यादा जो समय है वो लगा। और इतने लंबे समय में इतने विशाल संविधान की रचना की गई, तो निश्चित रूप से भारत का संविधान एक महान संविधान है और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान होने के नाते पूरी दुनिया में हमेशा से प्रेरणा का एक स्रोत रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र होने वाले अनेक देशों पर भारत की इस संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका प्रभाव अन्य देशों के संविधानों पर भी पड़ा है, साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम जानने का प्रयास करें कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। वैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान के बहुत से स्रोत हैं, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे विदेशी स्रोतों की, जिनकी अक्सर चर्चा होती है कि भारतीय संविधान में विदेशों से कौन से प्रावधान हैं, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को प्रेरित किया है, भारतीय संविधान पर उनका असर दिखाई देता है। इसको लेकर एक दृष्टिकोण भी होता है कि एक लंबे समय तक भारत ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष किया, उसके बाद आज़ादी मिली, तो जो संविधान बना उस संविधान में ऐसी व्यवस्थाओं का समावेश क्यों किया गया, ऐसे प्रावधानों का समावेश क्यों किया गया जो औपनिवेशिक शासन के जिन लोगों ने हमारे यहाँ किया उनके देशों में ऐसी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है जान लेना कि ब्रिटेन ने, जिसने भारत पर इतने लंबे समय तक शासन किया और हमारा जो है औपनिवेशिक शोषण किया, और जब हम संविधान बना रहे थे तो हमने वहाँ से बहुत सी व्यवस्थाएं ली हैं। इसके विषय में इतना कहा जा सकता है कि आप अगर इस दुनिया को देखें तो दुनिया में बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं जो किसी देश विशेष तक सीमित नहीं रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो आविष्कार हैं वो पश्चिम में हुए हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन हैं, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। आप क्या बता सकते हैं कि वो बल्ब सिर्फ अमेरिका में ही चमकता है, बाकी दुनिया भर के देशों में कुछ अलग किस्म की व्यवस्था है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, राज्य व्यवस्थाओं के क्षेत्र में हो, संवैधानिक व्यवस्थाओं के क्षेत्र में हो, ऐसे प्रयास जो प्रयोग के तौर पर किए जाते हैं और वो सुस्थापित होते हैं बाद में, वो कहीं ना कहीं हर देश के लिए प्रेरणा का विषय बनता ही है। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी देश से प्रेरित हैं तो हम निश्चित तौर पर किसी तरह से ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे भारत का विकास या भारत के वो मूल्य प्रभावित होंगे जो स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श थे, स्वतंत्रता संघर्ष का आधार था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम जानते हैं कि भारत में जो बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, भारतीय संविधान में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो विदेशों से प्रेरित हैं, विदेशों से प्रभावित हैं। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर स्पष्ट करना होगा कि पूरी तरह से हूबहू ऐसा मान लेना कि जैसे प्रावधान ब्रिटिश संविधान में या अमेरिका के संविधान में या ऑस्ट्रेलिया के संविधान में या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो ये भी ठीक बात नहीं है। भारत ने जो भी प्रावधान स्वीकार किए हैं बहुत बड़ी संख्या में, आप जानते हैं कि उनका भारतीयकरण किया गया है, उनको भारतीय अपेक्षाओं, भारतीय आवश्यकताओं, भारतीय जनसांख्यिकी, भारतीय आवश्यकताओं
को जहन में रखते हुए स्वीकार किया गया है। तो संक्षेप में अगर हम बात करें तो विदेशी स्रोतों की, तो ब्रिटेन की का मैंने जिक्र किया, तो शुरुआत ब्रिटेन से करते हैं। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से प्रभावित है, ब्रिटेन से प्रेरित है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था जैसी हूबहू नहीं है। एक दूसरा पक्ष ये जाने कि वैदिक काल में सभा और समिति, ऋग्वेद में आप देखते हैं कि सभा और समिति जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, और इसका मतलब ये है कि संसदीय जो मूल्य हैं वो भारत में बहुत पहले से रहे हैं। हो सकता है वो उस रूप में ना हो जिस रूप में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था जिस विकास की प्रक्रिया से गुजरी, तो बहुत से परिवर्तन थे। लेकिन ये कह देना कि पूरी तरह से ब्रिटेन से ही प्रभावित है, ये निश्चित रूप से न्याय संगत नहीं होगा। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से हमारी संसदीय व्यवस्था प्रेरित है। लेकिन ध्यान रखें कि ब्रिटेन जैसी संसदीय व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है, वहाँ संसद सर्वोच्च है। मैंने एक लेक्चर में जिक्र किया था डीलोमे की इस बात का कि ब्रिटेन में संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय सभी कार्य कर सकती है। क्या भारत में भी संसद ऐसा कार्य कर सकती है? बिल्कुल नहीं। भारत ने न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता के बीच का मार्ग अपनाया है। ऐसे बहुत से कानून, ऐसे अनेक कानून जो संसद बनाए भारत में, अगर वो संविधान की जो लक्ष्मण रेखाएं हैं, संविधान की मर्यादाएं हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को पूरी तरह से अधिकार है कि वो उनकी समीक्षा न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत कर सकता है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वो ब्रिटेन में नदारद है, वो ब्रिटेन में मौजूद नहीं है। और यहाँ हम अमेरिका के पास पहुँच जाते हैं। अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो ली है। इसके अलावा भी अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं। मूल अधिकार निश्चित रूप से कहा जाता है कि अमेरिकी संविधान में जो मौलिक रूप से मूल अधिकार उपस्थित नहीं थे जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ, लेकिन 1791 में जो प्रथम 10 संशोधन किए गए, जिनको सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, यह अधिकार पत्र कहा जाता है, वहाँ पर लिखित रूप में मूल अधिकारों को स्वीकार किया गया। तो ये अपनी तरह का बहुत ही विशिष्ट प्रावधान था इस दुनिया में। आप देखें अमेरिका में कि लिखित रूप से लोगों के अधिकारों को, मूल अधिकारों की व्यवस्था दी गई, उनको गारंटी दी गई। और ये निश्चित रूप से भारत का जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसमें मूल अधिकार 6 दिए गए हैं, वो अमेरिकी संविधान से निश्चित रूप से प्रेरित हैं। हम कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमारा जो संविधान एक तरह से और भी प्रेरित है कि हमारा संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान भी लिखित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित रूप में है। इसलिए हम मानते हैं कि हमारा जो संविधान का लिखित होना अमेरिका से निश्चित रूप से प्रभावित है। संघीय व्यवस्था, आप देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ मौजूद है, वो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका जैसी कुछ लगती है, लेकिन वो पूरी तरह से अमेरिका जैसी नहीं है। वो ऐसी है जैसे कि कनाडा में। अगर आप कनाडा के संविधान का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट तौर पर इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकते हैं कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बेहद महत्वपूर्ण हैं भारतीय संविधान के लिए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर इन आदर्शों को समेकित किया, शामिल किया भारतीय संविधान में। ये आयरिश जो संविधान है, आयरलैंड का संविधान है, वहाँ से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान है, ये बंद किया गया है 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में। और यहाँ पर जो एक तीसरी सूची है, समवर्ती सूची, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का समावेश किया गया है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा भाग 18 में जो राष्ट्रपति के संकटकालीन जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं। आपने अनुच्छेद 352, 356 और 360 का अध्ययन किया होगा, नहीं किया होगा तो ज़रूर करें। ये भाग 18 में दिए गए हैं और ये आप जो जर्मनी का वीमर संविधान है उससे प्रेरित हैं, संकटकालीन जो उपबंध दिए गए हैं। इस तरह से अनेक व्यवस्थाएं हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है, आजकल जिनकी चर्चा भी खूब होती है, अधिकार की चर्चा होती है तो कर्तव्यों की भी चर्चा होती है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संविधान में
मूल रूप से जब संविधान बना था 1949 में, तब मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का भाग नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था इंदिरा गांधी सरकार ने, और इनकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। और आप देखते हैं कि ये जो 10 मूल कर्तव्य हैं, ये सोवियत संघ का जो संविधान था उससे प्रेरित थे। आपको ये भी पता है कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द, अखंडता जो शब्द हैं, वो भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इस समय पंथनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द पर विमर्श चल रहा है, इनकी प्रासंगिकता पर, इनके महत्व पर, इनके पैर पर, इनकी उपयोगिता पर, अनेक ऐसे विषय हैं। तो ये कुछ संक्षेप में चर्चा मैंने की कि भारतीय संविधान में विदेशी संविधानों का प्रावधान किया गया है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये हूबहू एज इट इज़ नहीं लिए गए हैं, बल्कि इनको भारतीय जो अपेक्षाएं हैं, भारतीय जो आवश्यकताएं हैं, उनमें ढालने की पूरी कोशिश की गई है। उम्मीद है भारतीय संविधान में जो विदेशी प्रभाव है स्रोत के रूप में, वो ये विषय आपको समझ में आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।